अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ उमर सुहेल और आज हम F12 के यूनिट 1 का सेकंड पार्ट करेंगे डिस्कस। तो चले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव है जो हम अपने लेक्चर में करेंगे डिस्कस। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू नर्सिंग प्रोसेस। सेकंड ऑब्जेक्टिव में हम फंक्शनल हेल्थ अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। थर्ड ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि असेसमेंट किसे कहते हैं और डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्यों ज़रूरी है नर्सिंग प्रोसेस में। हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द स्किल रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग प्रोसेस, कि असेसमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है। हमारा सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है डिफरेंशिएट 3 मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन नर्सिंग असेसमेंट, कि नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज शामिल होती है और इन तीनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा सेवंथ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज़ the nurse should use critical thinking skill and use of evidence based nursing intervention। मीन्स नर्सेज जो है वो अपने नर्सिंग प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को यूज़ करती है। मीन्स ये ऐसे स्किल होते हैं जिसमें हम अपनी माइंड को इन्वॉल्व करते हैं जो कि हमारे ब्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें ऐसा होता है कि पर्सन अपने माइंड ही में डेटा को रिवीव करता है और सोचता है कि अगर मैं ये एक्शन करूँगा तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, और इस तरह हर एंगल से रिव्यू करने के बाद वो ओपिनियन देता है। एंड यूज्ड ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन, कि नर्सेज अपने नर्सिंग प्रोसेस में जो भी काम करती है उसका वो एविडेंस देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सेज किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर को करने से पहले हैंड हाइजीन करती है। उसका मकसद ये है कि वो ख़ुद को भी सेव कर सके और अपने क्लाइंट को भी सेव कर सके, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी डिजीज़ हो जो कि हमसे हमारे क्लाइंट को लग जाए या हमारे क्लाइंट को लगी हो और वो हमें लग जाए। सेकंड वन इज़ द प्रोसेस शुड बी फ्लेक्सिबल टू मीट द यूनिक नीड ऑफ क्लाइंट। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, हर इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन अलग होते हैं। इसी तरह हर इंसान डिज़ीज़ को मुख्तलिफ़ तरह से एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उनके एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह हर क्लाइंट की जो नीड होती है वो यूनिक होती है। तो हमारा नर्सिंग प्रोसेस इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो क्लाइंट की यूनिक नीड को फुलफ़िल कर सके। थर्ड वन इज़ इट शुड बी साइक्लिक। हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस हो वो साइक्लिक होना चाहिए, मीन्स स्टेप वाइज होना चाहिए। हम पहले स्टेप में डेटा को कलेक्ट करते हैं असेसमेंट के थ्रू, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, देन प्लानिंग करते हैं और वो जो प्लान किया होता है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और आखिर में इवैल्यूएशन करते हैं। फोर्थ वन इज़ इट मस्ट बी गोल डायरेक्टेड। हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस हो वो गोल डायरेक्टेड हो। अगर हमने पहले से ही गोल सेट कर रखे होंगे तो जो नर्सिंग प्रोसेस की अचीवमेंट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिफ्थ वन इज़ इट शुड बी प्लान्ड, कि हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस हो वो प्लान्ड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है और इन रिसोर्स से जो पेशेंट की नीड है उसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। इट शुड बी इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव। हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है उसे इंटरपर्सनल होना चाहिए, मीन्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम अपने क्लाइंट को भी इन्वॉल्व कर सकें, और कोलैबोरेटिव होना चाहिए। कोलैबोरेटिव ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशन एक ही जगह पे काम करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब नर्स ने किसी पेशेंट को शिफ्ट करना है चेयर से बेड पे,
तो अगर वो ये काम अकेले नहीं कर सकती तो वो किसी दूसरे की हेल्प लेगी इस काम को करने के लिए। सेवन्थ वन इज़ इट शुड एम्फसाइज फीडबैक, कि हमारा नर्सिंग प्रोसेस जो हो उससे हमें फीडबैक मिले, कि हमें पता चले कि हमारे नर्सिंग प्रोसेस से क्लाइंट को कुछ फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ। एट एंड लास्ट वन इज़ इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइंट, कि हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस हो वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइंट हो, बिल्कुल स्पेसिफिक हो। ये ना हो कि क्लाइंट का मसला कुछ और हो और हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हो। तो हमारे नर्सिंग प्रोसेस को स्पेसिफिक होना है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइंट, कि जो क्लाइंट की नीड है हमने बस उसी पे बात करनी है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न is a method used by nurses in the nursing process to provide a comprehensive nursing assessment of the patient. गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ अप्रोच एक मेथड है जिसे नर्सेज यूज़ करती है अपनी नर्सिंग प्रोसेस में, और ये हमें कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करती है। सेकंड, इसे हम यूज़ करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जिस टाइप का आंसर हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है हम उसे उसके पैटर्न में लिख देते हैं। गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ अप्रोच के जितने भी पैटर्न हैं हम उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पैटर्न है हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो अपने हेल्थ के बारे में क्या सोचता है, और अगर कभी उसे कोई मसला हो तो वो उसे कैसे डील करता है। सेकंड पैटर्न है न्यूट्रिशनल पैटर्न। हम इसमें क्लाइंट से पूछते हैं कि आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हो और आप किस टाइप का खाना खाते हो। इसके बाद हम पूछते हैं कि आप दिन में कितनी दफ़ा पानी पीते हो, मींस फ्लूइड इनटेक करते हो। थर्ड पैटर्न है एलिमिनेशन पैटर्न। इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप दिन में कितनी दफ़ा यूरिन पास करते हो। सेकंड, हम इसमें पूछते हैं कि आप दिन में कितनी दफ़ा स्टूल पास करते हो, और हम उससे स्टूल के बारे में उसकी कंपोजिशन के बारे में पूछते हैं, मींस उसका जो कलर है हम उसके बारे में पूछते हैं कि क्या वो नॉर्मल है। हमारा फोर्थ पैटर्न है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या उसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या फिर वो एक्टिव पर्सन है। और हम उससे पूछते हैं कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो या फिर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए प्रॉब्लम फेस करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा फिफ्थ पैटर्न है कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न। जैसे कि ये लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स हम इसमें पेशेंट की जो मेंटल स्टेटस है उसके बारे में पूछते हैं। हम चेक करते हैं कि पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कैसा है। हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ बैठे हो। हमारा सिक्स्थ पैटर्न है रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न। इस पैटर्न में हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। इससे हम चेक करते हैं कि हमारा पेशेंट हाइपरसोमनिया में तो नहीं। हाइपरसोमनिया मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा नींद का आना। इसके अलावा हम इंसोमनिया के बारे में चेक करते हैं। इंसोमनिया मीन्स ज़रूरत से कम नींद का आना। और हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पेशेंट का जो स्लीप का पैटर्न है वो नॉर्मल है या नहीं। हमारा सेवन्थ पैटर्न है सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट। इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हो। हमारा एट पैटर्न है कोपिंग एंड स्ट्रेस पैटर्न। इस पैटर्न में हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से स्ट्रेस मिलता है। इसके अलावा हम पूछते हैं कि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो आपका मूड कैसा होता है, आप कोई ड्रग वगैरह तो नहीं करते हो यूज़। इसके बाद हम पूछते हैं कि जब आप पहले स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे थे तो आपने कितने टाइम में रिकवर किया था। हमारा नाइन्थ पैटर्न है सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न। इस पैटर्न में हम क्लाइंट से उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा हम पूछते हैं कि आपका रिलेशन कैसा है अपने पार्टनर के साथ। इसके अलावा हम पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, उनमें कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, और क्या उनमें से किसी की डेथ तो नहीं हुई या सारे अलाइव हैं। हमारा टेंथ पैटर्न है वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न। इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप किस चीज़ को वैल्यू देते हो।
इसके अलावा हम पूछते हैं कि क्लाइंट का बिलीफ क्या है। हमारा 11th पैटर्न है रोल एंड रिलेशनशिप। इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपकी फैमिली एक्सटेंडेड है या न्यूक्लियर है। एक्सटेंडेड मतलब आप बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो या आपकी छोटी सी फैमिली है। इसके बाद हम पूछते हैं कि आपका रोल क्या है फैमिली में, क्या आप अपने घर के सरबराह हो या बड़े भाई हो, छोटे भाई हो। तो हम ऐसे पूछते हैं। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। Assessment is the systematic and continuous process of data collection, organization, validation, and documentation. असेसमेंट एक सिस्टैमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिस्टैमेटिक इस वजह से है क्योंकि ये सिस्टम वाइज चलता है, स्टेप वाइज चलता है। पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसे वैलिडेट करते हैं और आखिर में डॉक्यूमेंट करते हैं। और कंटिन्यूस प्रोसेस इस वजह से है कि ये थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है। इट इज़ द ओनली स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस दैट इज़ डन इन ऑलमोस्ट ऑल फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इट्स मीन ये वाहिद स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का जो कि तमाम नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप में हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इवोल्यूशन में असेसमेंट के थ्रू फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि हमारे नर्सिंग प्रोसेस के बाद क्लाइंट के हेल्थ में कोई चेंज आया भी या नहीं। डेटा कलेक्टेड शुड बी रेलिवेंट टू अ पार्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम। जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्लाइंट के प्रॉब्लम से रेलिवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि मसला कुछ और हो और हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हो। ये कुछ स्टेप है असेसमेंट के। फर्स्ट स्टेप है कलेक्टिंग डेटा। इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं जो कि 3 तरीके से होता है। फर्स्ट है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम अपनी आंखों के ज़रिए चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट का बॉडी पोस्चर कैसा है, क्या वो करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट के स्किन का कलर कैसा है। सेकंड है बाय इंटरव्यू। इसमें हम इंटरव्यू अरेंज करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। थर्ड है बाय फिज़िकल एग्जामिनेशन। इसमें हम क्लाइंट के हेड से लेकर टो तक मींस उसके सर से लेकर पाँव तक फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी लेबॉर्ट्री के टेस्ट वगैरह होते हैं ये भी फिज़िकल एग्जामिनेशन में ही आते हैं। सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इस स्टेप में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते हैं और क्लाइंट हमें आंसर करता है और क्लाइंट के आंसर के मुताबिक हम उसे उसके पैटर्न में लिख देते हैं। फर्स्ट मॉडल है बाय गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। सेकंड मॉडल है बाय ओरम सेल्फ केयर मॉडल और थर्ड मॉडल है बाय रॉय अडाप्टेशन मॉडल। मगर जो मेनली यूज़ होता है वो है गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। थर्ड स्टेप है वैलिडेटिंग डेटा बाय कंपेयरिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा टू वेरीफाई क्लाइंट स्टेटमेंट। जो डेटा हमें क्लाइंट दे रहा होता है हम उसे कंपेयर करते हैं उस डेटा के साथ जो कि हम थ्रू इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं ताकि जो क्लाइंट की स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट कहता है कि मुझे इस शिद्दत का पेन हो रहा है तो हम इसे वैलिडेट करने के लिए क्लाइंट के बिहेवियर को नोट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्लाइंट पेन के बिहेवियर शो कर भी रहा है या नहीं। तो इस तरह ये डेटा वैलिडेट हो जाएगा। डबल चेक डेटा। इसके अलावा हम डेटा को डबल चेक करेंगे क्योंकि हो सकता है कि जब हमें क्लाइंट आंसर कर रहा था तो वहाँ शोर था जिस वजह से हमने क्लाइंट की बात अच्छे से नहीं सुनी। तो जब हम डबल चेक करेंगे तो डेटा वैलिडेट हो जाएगा। और हमारा लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटिंग डेटा जिसमें हम डेटा को डॉक्यूमेंट करते हैं। टाइप ऑफ असेसमेंट। टोटल आर 4 टाइप ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट वन इज़ initial assessment consists of
patient history and physical examination performed and documented within 24 hour of an admission। मीन्स इसमें पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री आ जाती है और वो तमाम फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाते हैं जिन्हें हम मैयर करते हैं और विद इन 24 आवर डॉक्यूमेंट कर देते हैं। इसके अलावा ये वो डेटा है जिसे हम कलेक्ट करते हैं जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन लेता है। एग्जाम्पल इंक्लूड पेशेंट नेम, एज, रीज़न ऑफ विज़िट। हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है और आपने क्यों लिया है यहाँ हॉस्पिटल में एडमिशन। मीन्स हम पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सेकंड टाइप है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ऑनगोइंग प्रोसेस इंटीग्रेटेड विद नर्सिंग केयर। मीन्स ये जो प्रोसेस है ये हमारे नर्सिंग केयर से ताल्लुक़ रखता है कि जैसे ही हम कोई नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं तो उससे पहले हम असेसमेंट करते हैं कि हम जान सके कि क्लाइंट की हेल्थ कंडीशन कैसी है अब। फॉर एग्ज़ाम्पल मेजरिंग ऑफ वाइटल साइन। तो जो वाइटल साइन है वो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट की एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप है एमरजेंसी असेसमेंट, परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। एमरजेंसी असेसमेंट हम एमरजेंसी सिचुएशन के दौरान करते हैं कि हम लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल रैपिड असेसमेंट ऑफ पर्सन, एयरवे एंड सर्कुलेशन सच एज ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम मेनली चेक करते हैं कि पर्सन का एयरवे कैसा है, क्या वो सांस ले रहा है या नहीं। इसके अलावा हम कैरोटिड आर्टरी को चेक करते हैं कि ब्रेन की सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं। और इस तरह की असेसमेंट हम कार्डियक अरेस्ट के दौरान करते हैं जिसे CPR भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कार्डियक पल्मोनरी रिससाइटेशन। फोर्थ वन इज़ टाइम लेप्स्ड असेसमेंट। सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट to compare client current status to baseline data previously obtained। For example एक क्लाइंट है जिसका बोन फ्रैक्चर हुआ है तो इसकी करंट असेसमेंट जो हम करेंगे ये इनिशियल असेसमेंट है और हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप कुछ दिनों बाद या महीनों बाद चेकअप के लिए दोबारा आना। तो तब जो क्लाइंट की हम असेसमेंट करेंगे वो टाइम लेप्स्ड असेसमेंट होगी। तो ये जो डेटा अब हम कलेक्ट कर रहे हैं टाइम लेप्स्ड असेसमेंट में, इसे हम कंपेयर करते हैं उस डेटा के साथ जो हमने इनिशियल असेसमेंट में कलेक्ट किया होता है। हम देखते हैं कि क्लाइंट की हेल्थ में क्या क्या चेंज आया। सोर्सेज ऑफ डेटा। द सोर्सेज ऑफ डेटा आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डेटा के दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सोर्स। क्लाइंट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो जो हमारा पेशेंट होता है वो प्राइमरी सोर्स है डेटा का। सेकेंडरी सोर्स फैमिली मेम्बर, सपोर्ट पीपल, हेल्थ प्रोफेशनल, रिकॉर्ड एंड लेबॉर्ट्री आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो ये सब के सब सेकेंडरी सोर्स है डेटा के। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या पेशेंट को बोलने में कोई डिफ़िकल्टी होती है। तो तब हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर से, उसके सपोर्ट पीपल से, उसके मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं। हमारे 5th, 6th और 7th ऑब्जेक्टिव का आंसर सेम है, इसलिए हमें इसे एक दफ़ा लिखेंगे। 5th ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द स्किल रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग प्रोसेस। 6th ऑब्जेक्टिव है 3 मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन नर्सिंग प्रोसेस। 7th और लास्ट ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। द प्रिंसिपल मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डेटा आर बाय ऑब्जर्वेशन, बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, बाय इंटरव्यू। इन तीनों को एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं।
हमारा फर्स्ट स्किल है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हैज़ टू एस्पेक्ट। फर्स्ट वन इज़ नोटिसिंग द स्टिमुलाई एंड सेकंड वन इज़ selecting, organizing, validating and interpreting the data। मीन्स ऑब्जर्वेशन के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहले एस्पेक्ट में हम स्टिमुलाई को मीन्स चेंज को नोटिस करते हैं और देन सेकंड एस्पेक्ट में हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। टू ऑब्जर्व इज़ टू गैदर डेटा बाय यूजिंग द सेंसेस। इट्स मीन ऑब्जर्वेशन में डेटा को कलेक्ट करते हैं अपने तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। हमारी पहली सेंस है विजन। ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ बॉडी सच एज बॉडी साइज, पोस्चर एंड स्किन कलर। विजन में हम ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं बॉडी की, जिसमें आता है सच एज बॉडी साइज। हम देखते हैं कि एक पर्सन ओबीस तो नहीं या एक पर्सन अंडरवेट तो नहीं। इसके अलावा हम बॉडी पोस्चर देखते हैं। हम देखते हैं हमारे क्लाइंट का बॉडी पोस्चर इनकरेक्ट है या वो करेक्ट है। और इसके अलावा हम स्किन का कलर देखते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। सेकंड सेंस है स्मेल, बॉडी और ब्रेथ ओडोर। तो इसमें हम ब्रेथ ओडोर के बारे में देखते हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे क्लाइंट का डेंटल हाइजीन कैसा है। हमारा थर्ड सेंस है हेयरिंग, लंग्स एंड हार्ट साउंड थ्रू ऑस्कुलेशन। हेयरिंग में हम लंग्स और हार्ट के साउंड को सुनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्कुलेशन। हर वो प्रोसेस जिसे हम स्टेथोस्कोप से करते हैं उसे ऑस्कुलेशन कहते हैं। हमारी फोर्थ सेंस है टच, सच एज स्किन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो हम अपने हाथों से फील करते हैं कि एक इंसान की स्किन का टेम्परेचर कितना है। सेकंड स्किल है इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इज़ अ प्लेन्ड कम्युनिकेशन और अ कंजर्वेशन विद द पर्पस, फॉर एग्जाम्पल टू गेट और गिव इंफॉर्मेशन। इट्स मीन इंटरव्यू एक प्लेन्ड मेथड है क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि मैंने इस टाइम इस पेशेंट का इंटरव्यू लेना है। इसके अलावा ये कंजर्वेशन भी है क्योंकि दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में मिलकर बात करते हैं और इनका मकसद ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन नर्स टेकिंग क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री। तो जब नर्स क्लाइंट की हेल्थ हिस्ट्री ले रही होती है तो इंटरव्यू उसकी एग्जाम्पल है। अप्रोचेस टू इंटरव्यू। नर्सिस दो तरह से इंटरव्यू को अप्रोच करती है। एक है डायरेक्टिव इंटरव्यू। डायरेक्टिव इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जिसे नर्स कंट्रोल करती है और दूसरी है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जिसे क्लाइंट कंट्रोल करता है। अ डायरेक्टिव इंटरव्यू इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। द नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू by asking close-ended question. The client respond to question but may have limited opportunity to ask question. डायरेक्टिव इंटरव्यू हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है और इससे हम जस्ट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हासिल करते हैं क्योंकि जो नर्स होती है वो डायरेक्टिव इंटरव्यू को खुद कंट्रोल करती है और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछती है। और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्लाइंट सवाल का जवाब तो देता है मगर उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो खुद से भी सवाल करे। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। ड्यूरिंग नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू और रैपिड बिल्डिंग इंटरव्यू द नर्स अलो द क्लाइंट टू कंट्रोल द पर्पस by asking open-ended question। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्लाइंट पे सब कुछ छोड़ दिया जाता है कि वो खुलकर हमें सब कुछ बता सके और इसके अलावा नर्सेज ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। इसके अलावा ये रैपिड बिल्डिंग इंटरव्यू है। रैपिड बिल्डिंग कहते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होती है दो इंडिविजुअल की आपस में, उसे हम रैपिड बिल्डिंग कहते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू के दौरान किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फर्स्ट है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दीज क्वेश्चन यूज्ड in directive interview and these are restrictive question and required yes or no answer। मीन्स ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्टिव इंटरव्यू में यूज़ होते हैं और ये रिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है। इसके एग्जांपल ये है, आर यू हैविंग पेन नाउ, कि जो नर्स होती है वो क्लाइंट से पूछती है कि आप पेन फील तो नहीं कर रहे, तो वो हमें आंसर करेगा, अगर तो वो फील कर रहा होगा तो वो हमें आंसर करेगा यस, और अगर नहीं कर रहा होगा तो वो हमें नो आंसर करेगा। सेकंड है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज्ड इन नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू इनवाइट क्लाइंट टू डिस्कवर, एक्सप्लोर एंड क्लैरिफाई देयर थॉट एंड फीलिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो नर्सिस नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में पूछती हैं। इसमें हम क्लाइंट के सामने एक टॉपिक रख देते हैं और उसे बताते हैं कि जो जो बात उसके माइंड में आती है तो वो हमें वो बता दे। व्हाट ब्रॉट यू टू द हॉस्पिटल। थर्ड है न्यूट्रल क्वेश्चन। न्यूट्रल क्वेश्चन आर यूज्ड इन नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू एंड to these questions, the client can answer without any direction or pressure from nurse। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नर्सेज कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं करती प्रोवाइड, और ना ही क्लाइंट को किसी आंसर के लिए नर्सेज फोर्स करती हैं। इसमें क्लाइंट हमें जो आंसर प्रोवाइड करता है वो अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू यू फील अबाउट दैट। हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो अब इसमें हम कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्लाइंट की मर्ज़ी है, जो उसके माइंड में आएगा वो हमें बता देगा। फोर्थ वन इज़ लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन कंटेन सच वर्ड दैट सजेस्ट व्हाट द आंसर इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। इन क्वेश्चन में नर्सेज ऐसे वर्ड यूज़ करती है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे क्लाइंट का आंसर क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल यू टेक योर मेडिसिन, वॉन्ट यू। हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप अपनी मेडिसिन लोगे, तो इस तरह वो हमें आंसर करता है। प्लानिंग द इंटरव्यू मीन्स कि एक नर्स जब इंटरव्यू प्लान कर रही होती है तो उसे किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट है टाइम। द नर्स नीड टू प्लान इंटरव्यू व्हेन क्लाइंट इज़ फिज़िकली कंफर्टेबल एंड फ्री ऑफ पेन। मीन्स नर्सिस के लिए ये ज़रूरी है कि वो इंटरव्यू तब अरेंज करे जब हमारा क्लाइंट कंफर्टेबल फील कर रहा हो और वो हर किस्म के पेन से फ्री हो, क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट पेन में होगा तो वो हमें प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाएगा। सेकंड है प्लेस। अ वेल वेंटिलेटेड रूम दैट इज़ फ्री फ्रॉम नॉइज़ इज़ रिकमेंडेड। मीन्स इंटरव्यू की जो लोकेशन हो वो वेल वेंटिलेटेड हो, मीन्स वहाँ एयर का एक्सचेंज अच्छे से हो रहा हो, और मेक श्योर करे कि वहाँ किसी किस्म का कोई शोर ना हो, क्योंकि अगर वहाँ शोर होगा तो क्लाइंट हमारे क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं सुन सकेगा और ना ही हम क्लाइंट के आंसर सुन सकेंगे। थर्ड है सिटिंग अरेंजमेंट। व्हेन क्लाइंट इज़ ऑन बेड, द नर्स नीड टू सिट एट 45 डिग्री एंगल टू द बेड। मीन्स अगर हमारा क्लाइंट बेड रिडन हो तो नर्स को चाहिए कि वो बेड के पास 45 डिग्री के एंगल पे बैठ जाए, इस तरह हमारा क्लाइंट कंफर्टेबल फील करेगा। फोर्थ है डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट शुड बी नाइदर टू स्मॉल nor too large. Most people feel comfortable maintaining a distance of 2 to 3 feet. It's mean जब नर्स इंटरव्यू ले रहा होता है तो नर्स और क्लाइंट के दरमियान 2 से 3 फीट से ना तो ज़्यादा और ना तो कम गैप हो, क्योंकि 2 से 3 फीट
ही कंफर्टेबल है, क्लाइंट के लिए भी और नर्स के लिए भी। थर्ड स्किल है एग्जामिनिंग। टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन द नर्स यूज टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन, ऑस्कुलेशन, पल्पेशन एंड परक्यूजन। मतलब ये कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए नर्सिस मेनली 4 टेक्निक यूज़ करती है। फर्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। सेकंड है ऑस्कुलेशन। ऑस्कुलेशन में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। थर्ड है पल्पेशन। पल्पेशन कहते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को फील करना अपने फिंगर से, अपने हाथों से। एंड फोर्थ है परक्यूजन। परक्यूजन कहते हैं टैपिंग ऑन बॉडी पार्ट विद फिंगर और हैंड। तो इन 4 टेक्निक के ज़रिए एग्जामिनेशन का प्रोसेस नर्सिस कंडक्ट करती है। द फिज़िकल एग्जामिनेशन इज़ carried out systematically, but it may be organized according to your own desire, such as head to toe approach or body system wise approach. फिज़िकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है वो सिस्टेमेटिकली कंटिन्यू होता है, मगर इसे हम अपनी मर्ज़ी से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक हम हेड टू टो अप्रोच कर सकते हैं या बॉडी सिस्टम वाइज अप्रोच कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली स्टार्ट विद जनरल असेसमेंट सच एज हाइट एंड वेट, देन मूव टू वाइटल साइन एंड देन टू सेफेलोकॉर्डल असेसमेंट। एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है जनरल असेसमेंट से, जिसमें हम हाइट और वेट को मैयर करते हैं। देन हम वाइटल साइन की तरफ जाते हैं और आखिर में सेफेलोकॉर्डल असेसमेंट। सेफेलोकॉर्डल असेसमेंट कहते हैं जो पेशेंट की मेंटल सिचुएशन है, हम उसके बारे में पूछते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा असेसमेंट फेज़ का जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।